हेलो एवरीवन, वेलकम टू कावी साइंस। आज के इस प्रिलिमिनरी क्वेश्चन जो हमारे 2025 में पीटी में जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा जो सेक्शन रहेगा वो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का रहेगा। इसमें ज्योग्राफी के सेक्शन से जो हमारे पढ़ाए हुए जितने भी टॉपिक हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी उससे रिलेटेड टॉपिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आप देखेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने इतना बेहतरीन डिजाइन किया है जिसको हम कह सकते हैं कि काफी टफ भी नहीं है। अगर उन्होंने उनकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे, बट थोड़ा सा पैसेंस रख करके इस क्वेश्चंस को करना था। और हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ कहाँ पे फंसते हैं और देखेंगे कि इस क्वेश्चंस का जो यूपीएससी ने पूछने का जो तरीका है वो कैसे है। प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ मैंने ऐसे ही डिस्कशन किए थे और इस बार के जो पैटर्न है इसमें भी हमने ऐसा ही आपको इस क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है। आइए हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के आए हुए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछे गए हैं, वो चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे आपके एटमॉस्फेयर के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओशियोनोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके जो सेक्शन है उसमें क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल ज्योग्राफी के टाइम जोन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप देखेंगे कि लगातार क्वेश्चन यूपीएससी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर जो है उससे इर्द गिर्द पूछ रहा है। यानी आप समझेंगे कि जो हमारा एक बेसिक ज्योग्राफी है, यानी ज्योग्राफी में जिसमें हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी जो फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन है, जनरल ज्योग्राफी की बात करेंगे जिसमें यूनिवर्स, प्लैनेट, रोटेशन, रिवॉल्यूशंस, सोलर सिस्टम, सोलर फ्लेयर से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वो आपके जनरल ज्योग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी के, ओशियोनोग्राफी आपके क्लाइमेटोलॉजी, एंड आप देखेंगे कि इसमें आपका जो सेक्शन है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है सेक्शन है उसको अवॉइड किया गया है, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन आपने देखेंगे, लेकिन हाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन आप इसमें देखेंगे। फिर आपका सॉइल से क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखेंगे। तो ओवरऑल एक इतना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है जिसमें से आपके इस बार के जो क्वेश्चन है 13 to 14 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उस पर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उससे कहीं ना कहीं आपके अगल बगल के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं 1 by 1। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि जो यूपीएससी का सीरीज जो बी है हमारा क्वेश्चन का, उसमें से ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो आपका सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं 13 पे आता हूं और इस क्वेश्चन को समझता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है इसमें हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट 1, साइंटिफिक स्टडीज द सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड इट्स एक्सिस। तो यहां पे टेकिंग प्लेस की बात कर रहे हैं, यानी ये जो हमारा अर्थ है ये हमारा कहीं ना कहीं एक मूविंग पोजीशन पे है। दैट मींस कि ये हमारा रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन और रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस, यानी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ये हमको पहले पता है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो रोटेशन और एक्सिस है, इस रोटेशन और एक्सिस में हम देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 क्या इससे रिलेटेड है, इस पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, नॉट अ फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन। इसमें एक थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना होगा मेंटल को, माइंड को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया 3 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट एक से लाइज कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है कि सोलर फ्लेयर है ना एंड एसोसिएटेड कंट्रोल मास द इंजेक्शंस द bombarded and the earth outermost atmosphere ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको सन सोलर सिस्टम में पढ़ाया, सन के बारे में पढ़ाया था, सोलर सिस्टम का, कि ये जो सन है इसमें एक रिएक्शन होता है। आपका जानते हैं कि हाइड्रोजन से हीलियम का फॉर्मेशन होना, ये हाइड्रोजन से हीलियम का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें एक एक्सप्लोजन हो रहा है। और ये कैसा एक्सप्लोजन है, तो इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और ये फ्यूजन रिएक्शन का जो एक्सप्लोजन है इससे क्या निकल रहा है, सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर एक आग का हम कह सकते हैं कि बर्निंग फेज में ये आग का गोला होता है और ये जो हमारा आता है ये कहीं ना कहीं अर्थ पे आता है। जब अर्थ पे आता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अपर एटमॉस्फेयर पे, जो अपर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर लेयर मैंने आपको पढ़ाया था
कि ये हमारा ट्रोपोस्फेयर का लेयर होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर होता है, ये मीसोस्फेयर का लेयर होता है, ये आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर का लेयर होता है। और इसमें दोनों पोल पे ये क्या होता है, फॉल डाउन होता है। दैट मींस सोलर फ्लेयर फॉल डाउन ऑन द ऑन एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट पे है ना, ऑन द एटमॉस्फेयर इज द आइनोस्फेयर पे, एंड दिस एटमॉस्फेयर इज वेरी हॉट एंड द साउदर्न एटमॉस्फेयर लेयर एंड नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर लेयर पे हम देखेंगे कि नॉर्दर्न में हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे, इसका नाम था आपका सोलर फ्लेयर का, जो आपका ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के फेज में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर पे ये जब फॉल डाउन होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टॉप पे फॉल डाउन होता है, यानी एक एल्टीट्यूड हाइट पे आइनोस्फीयर पे, तो ऑस्ट्रेलियन बोरियालिस और ऑस्ट्रेलियासिस कहते थे। ये इसको अरोरा लाइट कहते थे, सॉरी इन नेम इज अरोरा लाइट। तो अरोरा लाइट तो इसको कहते थे, अरोरा लाइट फॉल ऑन ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जब फॉल डाउन होता था तो ये हमारा कहता था कि बोरियालिसिस, और ये हमारा जो अरोरा लाइट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिसिस कहलाता है। तो ये जो लाइट फॉल डाउन हो रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, सोलर फ्लेयर द एसोसिएटेड द कोरोनल, ये जो कोरोनल पार्ट है ये सन का आउटर पार्ट है ना, सन का आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं कोरोना, और ये कोरोनल मास इजेक्शन द बॉम्बार्डेड द अर्थ एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर दैट मींस आइनोस्फेयर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहीं सही लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं कि एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट, ठीक है, आइस मेल्ट्स एट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी ये कह रहा है कि जो अर्थ का पोलर आइस जो हो रहा है मेल्ट होकर के वाटर टेंड मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कि जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है जिसमें लैटिट्यूडल पार्ट देखते हैं, तो हमारा ये लैटिट्यूड वाला रीजन जो है उस रीजन में सबसे नॉर्थ पोल पे हमारा ये जो पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। तो ये पोलर रीजन हो गया, और इस पोलर रीजन से मेल्ट होकर के आइस कहां पे आएगा, मतलब मेल्टिंग होगा तो वो किधर होगा, आपका डाउनफॉल होगा, यानी आपके इक्वेटर के साइड में। तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको देखने में लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 ये दोनों तो सही है, लेकिन ये कह रहा है आर करेक्ट एंड द बोथ ऑफ देम द एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 नहीं, क्योंकि इसके केस और इसके केस में दोनों में डिफरेंट है, इसीलिए ये बोथ नहीं होगा। आप देखेंगे कि यहां पे स्टेटमेंट नंबर जो ये है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम द एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1, यानी एक्सप्लेनेशन जो कर रहा है वो स्टेटमेंट 1 का कर रहा है। यानी दैट मींस कि यहां पे जो ऑप्शन होगा हम लोग जाएंगे इस ऑप्शन पे, ये ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन पे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप ये नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल यूपीएससी ने पूछा है, इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, तो आप बी को सही मानेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे लीड कर रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा 36, 24 हो गया, दैट मींस 34 एंड 33 इज हियर एंड नाउ 37 एंड जस्ट इज द पार्ट ऑफ 36, है ना। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज द मेंबर, एज ए मेंबर। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि इंडिया जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर है। ये क्वेश्चन 2023 का आपका करंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंडिया इज द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। यानी ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडिया का जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस में क्या 30 जो रिसोर्सेस, रिच रिसोर्सेस में क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट में थोड़ा सोचना है आपको। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट इन 2023, द पार्लियामेंट इन 2023 amended in the Mines and Minerals Development Regulation Act 1957। ठीक है, तो 1957 के जो आपके मिनरल्स के जो रेगुलेशन थे, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस के जो प्रोविजंस थे, उस प्रोविजंस में 2023 में पार्लियामेंट में इसमें संशोधन किया है क्या,
तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, बट ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 3 के जगह पे स्टेटमेंट नंबर जो 2 है, इसमें डाउट है। अब मैं ये डाउट को क्लियर करता हूं। आई तो डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे फर्स्ट कि ये हमारा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आ रहे थे, तो 36 में कह रहा है यहां पे कि ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उसमें कह रहा है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडिया द रोल द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग इन एमएसपी, ठीक है, एमएसपी, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी इंडिया M2, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारा सही है कि भाई उसका मेंबर है। सेकंड, इसमें कह रहा है कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द डोमिनेंट सप्लायर, ठीक है, डाइवर्सिटी सोर्सेस द क्रिटिकल मिनरल्स द लेसनिंग ऑफ द रिलेशन ऑफ द चाइना कंट्रीज लाइक चाइना, ठीक है। तो यहां पे जो टोटल कंट्रीज की जो बात की गई है वो 30 ना होकर के यहां पे जो आपके क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि वो 15 है, शायद 15 या 16 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपने सप्लायर्स डिपेंडेंसी की बात की गई है उसमें आप देखोगे कि इसमें सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर सेक्टर्स ये, और आपका एक है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में 30 नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि 30 जो है क्रिटिकल जो है रिच रिसोर्स की बात करते हैं वो नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड है, अब इंडिया जो रिसोर्सेस में एक एग्जाम्पल है जिसमें से स्टेटमेंट नंबर 3 का जो हम बात कर रहे थे, ये 36 का, वो हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि इंडिया रिच रिसोर्सेस में सेलेक्ट एग्जांपल कौन कौन सा है जो रिच रिसोर्सेस में है। ऐसा नहीं है वो जो रिच रिसोर्सेस 30 की बात कर रहे हैं वो 30 नहीं है, ठीक है। वो कौन कौन से रिसोर्सेस है, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट में हमारा है झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। रेयर अर्थ्स, ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर, ठीक है, कॉपर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड है। बॉक्साइट, ठीक है, फिर आप देखेंगे टाइटेनियम, फिर है जिरकोनियम, फिर है मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट, लिथियम, निकेल एंड मॉलिब्डेनम। तो ये सारे हैं आपके रिच रिसोर्सेज और ये 30 नहीं है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो फैक्ट है इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, इसी में कि ये हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 3 है उस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि ये आपका स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि क्या वो जो रेगुलेशन था उसमें 1957 का जो उसमें रेगुलेशन में कोई संशोधन हुआ, तो यस 2023 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसमें क्या किया था, एक अमेंडमेंट किया जो माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, और इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशंस क्या क्या चेंजेस किए, तो इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हम देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या किया, इसमें क्या क्या किया है, तो इसके हैं इनहैंस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर क्या किया गया, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई पे बात किया गया इन्होंने। फिर स्ट्रेंथ सप्लाई चेन की बात की गई है, सपोर्ट क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिशंस की बात की गई है। ये तो इन्होंने इसके ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि 2023 में इन्होंने कब कब पास किया। तो आप देखेंगे कि इंट्रोड्यूस लोकसभा 26 जुलाई 2023 को, फिर ये लोकसभा में कब पास हो गया, तो 28 जुलाई को ये पास हो गया था 2023 में। राज्यसभा में आपका 2 अगस्त 2023 को, और उसके बाद प्रेसिडेंट इसमें साइन कर दिए थे आपका 9 अगस्त 2023 को। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ठीक है, इस स्टेटमेंट में हमारा ये वाले क्वेश्चंस में देख लो कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 था ये 30 ना होकर के कुछ कम है, जो मैंने आपको रिच रिसोर्सेस की बात की, और स्टेटमेंट नंबर 3 यानी ये बिल्कुल सही है। दैट मींस हम लोग इस पे जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा पेशेंस रख के बनाना है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे।
अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सीरीज है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन है नंबर 41 से। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41 इज हियर, एंड क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं और ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। आपको इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये नहीं टाइम लगेगा, आप देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, आपका सर्बिया एंड स्वीडन एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंबर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस नाटो की इन्होंने बात की है। तो ये जो नाटो के इसमें से कौन कौन मेंबर है और कौन कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ओनली 3, क्या 3 है, क्या हमारे यहां पे 4 है, 5 है एंड ऑल ऑफ द 6, यानी सभी है क्या। तो हम देखेंगे कि इसमें नाटो के मेंबर कौन कौन से हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस पे। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका, इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो हमारा देखेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन नंबर 41 पे नाटो के जो मेंबर हैं वो हम लोग देखेंगे। तो नंबर क्वेश्चन नाटो के जो मेंबर है, टोटल नंबर नाटो के जो है वो हमारा है 32, टोटल मेंबर ऑफ नाटो 32, एंड 32 में इसमें जो आंसर आएगा वो बी है। ये हम बात करेंगे वो कौन कौन से मेंबर हैं जो इसमें नाटो के मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो सबसे फर्स्ट है बुल्गारिया। बुल्गारिया इज द मेंबर ऑफ नाटो, ज्वाइन इन 2004, एंड द क्रोएशिया आपका ज्वाइन इन 2009, एंड दिस द नॉर्थ मैसेडोनिया इज ज्वाइन इन 2009, sorry 2020, and the Sweden is also joined in 2014। यानी आप देखेंगे कि सबसे लेटेस्ट जो ज्वाइन किया वो स्वीडन ज्वाइन किया। तो यूपीएससी देखिए यहां से क्वेश्चन कर दी। अभी देखिए नाटो को लेकर के यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर की जो कंडीशंस थे अभी भी चल रहा है, तो ये वॉर वाला सिचुएशन नाटो से रिलेटेड, और स्वीडन ने इसको ज्वाइन भी किया है 2024 में। देखो यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है। तो आप देखो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो न्यूज में है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42 इस क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, एंड द फर्स्ट फॉलोइंग कंट्रीज, दिए हुए कंट्रीज को हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट कंट्रीज क्या है, इसमें फर्स्ट है ये कह रहा है कि एंडीज माउंटेन पास थ्रू द हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज, यानी कितने कंट्रीज से ये जो है एंडीज पर्वत पास किया है, एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो बोल्विया है, ब्राजील है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला। ठीक है, तो इसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी बताया था और मैपिंग कराया भी था। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज से क्रॉस किया है। तो सबसे सिंपल इसमें देखोगे कि इसमें जो है आपका ये है वेनेजुएला से क्रॉस किया है। सेकंड आपका है कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वाडोर, और उसके बाद है आपका बोलिविया। ठीक है, ये 4 ऐसे कंट्री हैं जिससे आपका एंडीज माउंटेन पास हुआ है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सा माउंटेन से हमारा ये रहा है। तो फर्स्ट ये देखिए एंडीज माउंटेन, यहां पे फर्स्ट इसका ऑप्शन सी है जो उसके अकॉर्डिंग है, मैं इसमें बता देता हूं क्या है। वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड बोलिविया। आप देखो यहां पे इस मैप पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैप पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये मैप आपको दिख रहा होगा, यहां पे आपका देखो वेनेजुएला है, ये कंट्री है। वेनेजुएला से देखो इसका ये पार्ट है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे कोलंबिया है, कोलंबिया भी एंडीज का पार्ट है। फिर आप देखोगे कि इक्वाडोर है। ठीक है, फिर इक्वाडोर है, फिर आपके इसके बगल में जस्ट बोलिविया है, ये बोलिविया का पार्ट है। इट इज द आल्सो पार्ट ऑफ द एंडीज, यानी एंडीज का माउंटेन यहां से टच कर रहा है। अब पैराग्वे कहां है, यहां देखो एंडीज टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। आपका ब्राजील यहां पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। दैट मींस इज द 4 ऑप्शन इज करेक्ट, एंड द 4 ऑप्शन विल गोज, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आंसर इज सी। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन इज हियर। कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, consider the following water bodies: lake,
टंगनिका, टंगनिका लेक है आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद है लेक टोनल सैप, लेक टोनल सैप, ये आप देखोगे कि ये जो आपका लेक टोनल सैप है ये आपका रीजन है सीधा आपका कंबोडिया का पार्ट है। एंड दिस इज द पाटोस लैगून, है ना। पाटोस लैगून एक्चुअली इज द पार्ट द साउथ ब्राजील में है आपका कोस्टल रीजन में। और लैगून किसको कहते हैं आपको पता है कि जो हमारा ये रीजन है, मान लो कि इस रीजन में आपका कोस्टल रीजन में अगर यहाँ पे ये सी वाटर का यहाँ पे क्या हो जाए, इंटर हो जाए और उसके बाद यहाँ पे सेडिमेंट्स फिल हो जाए और ये जो लेक फॉर्म करेगा दैट मींस लैगून लेक। एंड द लैगून लेक इज आल्सो आपका कैसा सलाइन वाटर का होता है, ठीक है। ये हम लोग बात किए थे पहले भी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे हम लोगों का क्या है कि इक्वेटर पास हुआ है या नहीं। तो सिंपल हम देखेंगे कि टंगनिका का जो पार्ट है ये आपका एक्चुअल में तंजानिया जो है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इस जगह पर आपका है टंगनिका, तंजानिया। बट यहां से जब इक्वेटर पास हुआ है ना, वो इक्वेटर विक्टोरिया लेक से पास हुआ है, तंजानिया टंगनिका लेक से नहीं किया, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक टनल सैप, टनल सैप एक्चुअली ये द पार्ट ये जो आपका है ये कंबोडिया में है। और आपको पता है लाओस, कंबोडिया, म्यांमार के बाद लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये आपका इक्वेटर यहां से पास नहीं हुआ है, ठीक है। यानी ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। एंड द ब्राजील, ब्राजील का जो पार्ट है लैगून, इसके जस्ट ऊपर से पास हुआ इक्वेटर और ये भी आपका नहीं होगा। आइए हम मैप के द्वारा इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैप में इसको देखते हैं कि कहां से हमारा पास है, कहां से पास नहीं है, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको मैप। और इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसमें देखो यहां पे है विक्टोरिया, ये इक्वेटर पार्ट है ना, ये इक्वेटर है। देखो यहां पे है 0 डिग्री, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो जिसको मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूं, ये आपका इक्वेटर पास है। अब देखो विक्टोरिया है और टंगनिका कहां पे, यहां पे, ये देखो 5 डिग्री पे, यानी ये टच नहीं कर रहा, इक्वेटर यहां से पास नहीं कर रहा, दैट मींस ये सेपरेट हो गया। नेक्स्ट आप देखो यहां पे कंबोडिया है, कंबोडिया का जो पार्ट है, ये कंबोडिया वाला जो रीजन है, यहां पे देखो ये पार्ट है आपका कंबोडिया में, ठीक है। और यहां से भी इक्वेटर पास नहीं कर रहा है, जस्ट उसके नीचे से। उसके बाद देखो साउथ अमेरिका में यहां पे ब्राजील है और ब्राजील के इस जगह पे देखो कोस्टल रीजन के पास, कोस्टल प्लेन के पास आप देखोगे पोटास लैगून है। और इक्वेटर कहां से पास किया है, तो इक्वेटर जस्ट इसके ऊपर से पास किया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ये भी इससे इक्वेटर पास नहीं किया, दैट मींस ये तीनों ऑप्शन जो है लेक टंगनिका, लेक टनल एंड द पोटास इज द नॉट डन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज नॉन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाता है, ये नहीं होता, ठीक है। आई यानी यहां पे जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो गया, दैट मींस डी, ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। 44 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक, टर्मरिक जानते हो हल्दी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ईयर 2022 एंड 3 यानी 2022-23 के डाटा में, यानी 2022-23 में टर्मरिक को लेकर के ये सारी चीजें डिस्कशन में रहा और बहुत न्यूज में भी, चर्चा में भी रहा है। तो यहां से क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है यूपीएससी। फर्स्ट है स्टेटमेंट जो पूछा है आपसे, वो स्टेटमेंट देखो बहुत ही डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया है। यहां क्या पूछा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे पूरे अभी 2022-23 में बहुत चर्चा का विषय रहा था कि हल्दी में भारत जो है बहुत ज्यादा ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहे हैं। मोर देन 30 वेराइटीज, ठीक है, ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, और इंडिया के पास 30 वेराइटीज तो है ना। ये बिल्कुल सही है कि 30 वेराइटी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है, मैं अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी क्या ये स्टेट है वो स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्या, ठीक है।
तो इसमें ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां जो स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ इसको एक्सप्लेनेशंस में देखते हैं कि इसका जो क्या आपका ये स्टेटमेंट है। तो देखो ऑप्शन जो यहां क्वेश्चन है टर्मरिक ड्यूरिंग दिस ईयर 2022-23 में फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है इसमें कह रहा है, ठीक है, इस स्टेटमेंट में देखेंगे यस, ठीक है, यस ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2022-23 इंडिया है ना रिफरमेंट इट्स द पोजीशन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके, consumer and exporter turmeric here and the overview of this key the statistic and the development during this period, okay। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही होता है। स्टेटमेंट 2, यस ड्यूरिंग दिस ईयर 2022-23 में मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक वर द कल्टिवेटेड अक्रॉस इंडिया, 30 वेराइटीज के यहाँ पे खेतियां होती है और इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग द कंट्री रिच एग्रोक्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज को लेकर के भी एंड डीप रूट ट्रेडिशन टर्मरिक फार्मिंग को लेकर के भी ये होता है। एंड थर्ड इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, है ना, कौन कौन से लीड कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट, एंड द स्टेट इंक्लूडिंग द महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। These are the option is here and the statement number 3 third option is also is correct। So according to this question turmeric during this year 2022 and 23 is correct option, all option is correct, ठीक है। now ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तीनों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 हो गया था एंड द 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 45 विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेनन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मैंने पढ़ाया बार बार पढ़ाया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, वैगनर्स थ्योरी पढ़ाया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज पढ़ाया जिसमें हमने प्लेट्स को डिस्कस किया है, कौन कौन से प्लेट है, ठीक है। तो उसमें प्लेट के बारे में मैंने बताया कि कौन सा प्लेट है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, प्लेट है ना, तो ये सब कुछ पता है। जिसमें मेजर प्लेट माइनर प्लेट को डिस्कस किया है, 7 मेजर प्लेट है, 6 मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट से कितना है, तो वो भी। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द बेल्ट एंशिएंट रॉक, एंशिएंट रॉक में भी मैंने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में पढ़ाया, एंशिएंट रॉक में क्या क्या रॉक्स, जैसे हमने इंडिया का बताया था जियोलॉजिकल ऑर्डर्स में, तो मैंने आर्कियन रॉक्स पढ़ाया था, धारावाड़ पढ़ाया था, कुडप्पा पढ़ाया था, विंध्या पढ़ाया था, गोंडवाना पढ़ाया था। तो दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स मेनली इज द एंशिएंट रॉक, ठीक है, एंशिएंट रॉक। दिस एंशिएंट रॉक ब्राजील कोस्ट, ठीक है, मैचेस विद दोस फॉर्म ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। And this the statement number 2, the gold deposit of Ghana are the derived from Brazil plate to when the two continents lie the side by side। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि घाना जो अफ्रीका में है, अफ्रीका और ब्राजील, और घाना, ब्राजील कहां पे, साउथ अमेरिका, घाना आपका कहां पे है, अफ्रीका, इस दोनों के जो प्लेट्यू रीजन है वहां पे कॉन्टिनेंटल लाइज साइड बाय साइड में आपका गोल्ड्स का बहुत ज्यादा क्या है, डिपॉजिट है, डिपॉजिट मिला। रीजन क्या है कि दैट टाइम वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज द एंशिएंट रॉक, द एंशिएंट रॉक दैट मींस आर्कियन रॉक, धारावाड़ रॉक, कुडप्पा रॉक इन द इंडियंस फॉर्म में। बट वर्ल्ड रीजन्स में हम लोग देखेंगे कि दिस टाइप्स ऑफ रॉक मेनली द सेडिमेंटरी डिपोजिशंस रॉक एंड दिस रॉक्स मेनली और द एंशिएंट टाइप आफ्टर कूल्डेड द अर्थ, है ना। उसके बाद जो रॉक प्लेट बना, रॉक प्लेट के सेडिमेंट से जो फॉर्मेशन हुआ, उसके टेम्परेचर प्रेशर से जो चेंजेस आए, दैट मींस प्लेटूस फॉर्म, फ्लैटूस फॉर्म्स के टाइम पे आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आप इस चीजों को समझेंगे कि ये लेयर्ड फॉर्म होकर के ये फॉर्म हुआ है। दैट मींस प्रीशियस मेटल्स जो हैं लाइक गोल्ड, ये बहुत ज्यादा डिपॉजिट आपके इस रीजन में है। इवन साउथ अफ्रीका ऑल्सो डिपॉजिट इज रेयर। एंड नाउ in the Gondwana system, the sediments from the Indias known as have the counterpart at the 6 different landmass of the southern hemisphere। very important rule। देखिए southern masses में हम देखेंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, सॉदर्न मासेस की बात करेंगे, आप देखेंगे कि अंटार्कटिका है, उस रीजन में बात करेंगे, या हम बात करेंगे कि हमारे जो इंडिया वाला पार्ट है इज द आल्सो पार्ट इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर बट द पार्ट ऑफ साउथ, साउथ में हमारा देखेंगे कि वो गोदावरी वाला रीजन है, उस रीजन में। तो यहाँ पे ये जो गोंडवाना पार्ट है वो पार्ट टूट करके अलग हुआ। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है इसको समझ लो पहले, ये रॉक से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें हम लोग बात करेंगे। हाँ ये वाला, इसमें देखो जो रॉक है, जो प्लेट टूटा है, ठीक है, वो प्लेट कैसे टूटा है, यहां पे अर्थ का है इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा है इक्वेटर, ठीक है। तो यहां पे अगर डिवाइड करते हैं
तो ये वाला पार्ट जो है इक्वेटर का पार्ट यानी बीचों बीच से पार्ट टूटा, तो सॉदर्न पार्ट जो हमारा का है इट इज द गोंडवाना लैंड, और इस पार्ट को हम लोग कह रहे थे अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड या लॉरेशिया हम लोग कह रहे थे। तो ये वाला लैंड जो है वो हमारा अंगारा लैंड इज द गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में हमारा सबसे ज्यादा कोल डिपॉजिट्स का ये है। ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग इस पे ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे। और ये जो हमारा अफ्रीका का पार्ट है, देखो अफ्रीका वाला पार्ट जैसे साउथ अमेरिका वाला जो अमेरिका वाला पार्ट था ना, तो इस जगह पे ब्राजील वाला जो प्लेटू है इस रीजन में हमारा गोल्ड डिपोजिशन है। एंड द घाना इज द वेरी नियरेस्ट, तो घाना वाले में भी हमारा है डिपोजिशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये देखेंगे कि यहां पे जो डिमांड है क्वेश्चन का वो स्टेटमेंट लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो तो इसमें ये लाइज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इस पे आते हैं। इसका जो आंसर है, ठीक है, इस स्टेटमेंट में वो आंसर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट देखो ये स्टेटमेंट जो 45 का है, ठीक है, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द बेल्ट एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट अ मैच विद दोस ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल सही है। And the gold deposit, the Ghana are the derived from the Brazil plateau and the two continental lie side by side, क्योंकि side by side टूट करके अलग हुआ घाना और ये। ठीक है, and the Gondwana system in the sediments from the India known as have the counterpart the 6 different land masses of the southern hemisphere, बिल्कुल सही, ये भी सही है। That means ऑप्शन नंबर सी is 1, 2 and 3, ये एकदम करेक्ट है। हम इसके तरफ जाएंगे। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेट 46, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछ लिया है, और एटमॉस्फेयर के क्वेश्चंस में हम लोग बहुत ज्यादा इसमें डायरेक्ट हम लोग देखो ये करेंगे कि क्या होता है। हमने पहले भी बताया था कि एटमॉस्फेयर के केसेस में हम पूरे वर्ल्ड रीजन के एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर को देखते हैं। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर तो एक यूनिवर्सल हम देखते हैं, लेकिन एक एटमॉस्फेयर जो हमारा लेयर्ड है वो अलग अलग है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर एरियाज देन इन द इक्वेटोरियल पोलर रीजन। वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो ये हमारा स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल का जो अमाउंट है, एटमॉस्फेयर इज मोर सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया क्या होता है सर, मैंने पढ़ाया था ये 0 डिग्री होता है, और ये हमारा 23.5 वाले डिग्री ये ट्रॉपिकल जोन होता है। इसके जस्ट ऊपर 35 वाले बेल्ट तक, फ्रॉम 23.5 टू 35 टू 40 बेल्ट, ये हमारा क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है। और ये सॉरी सब ट्रॉपिकल जोन होता है, सब ट्रॉपिकल, एंड दिस इज द लैंड इज मेनली टेम्परेट जोन। अब ये टेम्परेट जोन, अब हमको बताएंगे कि ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, उस सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या मैं आपको नहीं पढ़ाया था कि भाई ये जो इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन है, यहां पे टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल और पोलर रीजन, यहां पे ज्यादा डस्ट पार्टिकल है। क्यों है कि यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे जितने भी लैंड मासेस हैं, यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, यहां पे बहुत ज्यादा कार्बन इमिशंस हैं, एरोसोल्स हैं एंड अदर्स डस्ट पार्टिकल्स यहां पे। And second statement is directly the subtropical temperate area have the less dry wind. Very good. ये क्वेश्चन है ड्राई विंड का, सब ट्रॉपिकल में ड्राई विंड कम होता है। क्यों होता है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वाला जो पार्ट है ड्राई विंड का, लेस ड्राई विंड, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा क्या है, डेजर्ट वाला रीजन है। अब डेजर्ट वाला सब ट्रॉपिकल में रीजन मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, आइए इस पे बात कर लेते हैं। देखो ठीक है, 46 का सी अकॉर्डिंग टू डस्ट कंसंट्रेशन सब ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट रीजन। तो फर्स्ट इज द रीजन, फर्स्ट रीजन डस्ट पार्टिकल कंसंट्रेशन रीजन सब ट्रॉपिकल इज 15 to 30 नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड, ये अब दोनों लैटिट्यूड में होता है। हाई डोमिनेट बाय द डेजर्ट एंड ड्राई क्लाइमेट टेम्परेट, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक जोन होता है। एंड ये जो 30 to 60 नॉर्थ लैटिट्यूड वाला और साउथ लैटिट्यूड वाला में लोअर मोर वेजिटेशन, रेनफॉल एंड द फ्यूअर डिजर्ट, वहां पे बहुत कम बारिश होती है, और बहुत आपको पता है कि बहुत कम बारिश, और आप जानते हो कि वहां पे वेजिटेशन भी कम होता है, क्योंकि पोलर रीजन्स के साइड्स पे हम लोग मूव करते हैं। कहां पे, तो 30 to 60 वाले में। तो ये टेम्परेट रीजन है, एंड दिस इज द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन मेनली। एंड दिस ड्राई क्लाइमेट इज द हाई प्रेशर वाला रीजन होता है। ये सब ट्रॉपिकल जोन इज ऑफन फॉल अंडर द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द लो रेनफॉल
एंड द क्लियर स्काई विच द प्रमोट द कंडीशन ऑफ द डस्ट अपलिफ्टेड, और यहाँ पर डस्ट क्या होता है, अपलिफ्ट होता है, ठीक है। एंड द विंड सिस्टम, ट्रेड विंड में आप देखेंगे कि ट्रेड विंड, इसको हम लोग लोकल विंड भी कहते हैं, एंड दिस इज द हार्मटन एंड वेस्ट अफ्रीका फ्रीक्वेंटली ब्लो ड्राई डस्ट अक्रॉस द एरिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखा कि ये जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में हम लोग ये जो आपका बता रहा है कि क्यों टेम्परेट जोन में हमारा लेस डस्ट होता है, ठीक है। एंड द मोर रेनफॉल मॉइस्चर्स एंड डस्ट एंड वेयर एज हैव द एटमॉस्फेयर एंड द वेजिटेशन फॉरेस्ट ग्रासलैंड क्रॉप एंड रिड्यूस एक्सपोजर। आपको पता है कि यहां पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है, सारे क्लाइमेट को लेकर चेंजेस हो, विंड का डाइवर्सन हो, या हमारा विंड का डिफ्लेक्शन हो, या हमारा जितने भी कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो पार्ट में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका मेजर पोर्शन यही है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो हमारा आंसर है, ये हम किस आंसर की तरफ जाएंगे, तो ये आंसर इसके अकॉर्डिंग जो है 46 का स्टेटमेंट नंबर सी। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू, क्यों? क्योंकि वहां पर लेस ड्राई पूछा है और वहां पे ड्राई होता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में, ये मैंने बताया आपको, अभी भी दिखाया है, ठीक है। तो नाउ इज द 46 आंसर क्वेश्चंस का जो ये आंसर है वो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 is incorrect, that means option number C is correct and 46 completed। and now क्वेश्चन हम आएंगे तो इस पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सीजन से पूछ लिया है क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लो 47। इन जनवरी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म, आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म आपको मैंने पहले भी पढ़ाया कि आइसोथर्म होता है कि सेम टेम्परेचर को जो मीट करने वाला जो इमेजिनरी लाइन है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। आइसोथर्म दैट मींस द 30 लैटिट्यूड्स पे एंड 30 लैटिट्यूड्स के जगह पे 23 लैटिट्यूड्स पे अगर टेम्परेचर सेम है एंड द मीट द सेम लाइन इज कॉल्ड द आइसोथर्म लाइन, एंड द आइसोथर्म लाइन इज द इमेजिनरी लाइन। एंड द आइसोथर्म यहां पूछा इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बैंड किधर हो रहा है? इक्वेटर के साइड में, वाइल क्रॉसिंग द लैंडमास, ठीक है। और लैंडमास क्या कर रहा है? ये क्रॉस कर रहा है, जैसे यहां पे कोई कॉन्टिनेंटल लैंडमास है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न, ये क्रॉस कर रहा है आइसोथर्म, किधर जा रहा है? 0 डिग्री, इक्वेटर के साइड में जा रहा है। एंड पोलवर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियन, और ये जो है ओशियन के साइड में पोलवर्ड्स जा रहा है। तो ये आपको पता है आइसोथर्म का जहां पे वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, वहां पे आइसोथर्म भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट 2 इज जनवरी इज एयर ओवर द ओशियन। जनवरी के समय विंटर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है या सदर्न हेमिस्फीयर में, ये देखेंगे। जनवरी के टाइम में ओवर द ओशियन इज द वार्मर देन द ओवर द लैंडमास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि ये जो ओशियन पे जो चलने वाली जो विंड है वो लैंड टू ओशियन चलने वाली विंड होता है और इसके अपर पार्ट में चलता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इसके कंपेरिजन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिस्पेक्ट टू द बोथ स्टेटमेंट? एंड द नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 को हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हम लोग इस चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 40, हाँ देखो इसमें बहुत कुछ नहीं। 47 में मैंने कहा है कि आइसोथर्म एंड टेंड्स टू डाइवर्ट, ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है, थर्म्स टेंड्स टू डाइवर्ट विद द आइसोथर्म बेंडिंग नॉर्थवर्ड ओवर ओशियन एंड साउथवर्ड ओवर कॉन्टिनेंट्स। तो यही है जो मैंने अभी फंडा समझाया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख लो ऑप्शन क्या कह रहा है, ए। तो ऑप्शन ए जो है यहां पे ये है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बिल्कुल सही है कि ये तो आपका होना ही है, ठीक है, जो इसका दोनों का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 47 का ये होगा। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन और रह गए, इसको हम लोग देखेंगे तो हमारा पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। आज 48 को देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 in context of effect of water rocks chalk known as the very permeable rock whereas the clay known as the quite impermeable, ठीक है। और list permeable rocks and the statement number 2 is the chalk is porous and hence can absorb water। very important question है कि आप देखेंगे कि हम लोग यूज करते हैं घड़े का, तो घड़े में हम लोग देखते हैं कि थोड़े थोड़े पानी रिश्ते हैं, यानी शुरू घड़े को पहले हम लोग पानी से धो लेते हैं ताकि उसके जो पोरस पार्ट है वो फील हो जाए, बट उसके ऑब्जर्वेशन क्वालिटी ठीक होती है, बट वो सीपेज नहीं होता। तो इस केस में
क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, जैसे चॉक है CHAL के चॉक, ये जो चॉक है ये चॉक नॉन एज द वेरी परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है कि इससे पानी पास हो जाए, ठीक है, एंड द रॉक वेयर एज द क्ले नॉन एज द क्विट इम्प्रीमेबल, यानी बहुत कम इम्प्रीमेबल होता है, यानी पूरा पानी पास नहीं होता, लेकिन वो वाटर को होल्ड कर सकता है, लिस्ट परमिएबल रॉक्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड द यहां पे चॉक प्रोज द हेंस कैन बी अब्सॉर्ब वाटर, ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का कि ये जो पार्ट है, ठीक है, उसमें हमारा ये चॉक एंड वाटर के केस में देखेंगे। तो चॉक एंड वाटर के केस में देख रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि परमिएबल और नॉन परमिएबल, चॉक एंड वाटर। परमिएबिलिटी, चॉक इज द हाईली परमिएबल ड्यू टू द पोरस स्ट्रक्चर, ठीक है, हाई परमिएबल होता है और पोरस स्ट्रक्चर होता है। वाटर कैन इजिली पास थ्रू इट एंड वाटर स्टोरेज, चॉक कैन एक्ट एज द नेचुरल एक्विफायर, ठीक है, स्टोरिंग ग्राउंड वाटर, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक नेचुरली वाटर यहां से पास हो जा रहा है, परमिएबल है, और उसके बाद वहां पे ये होल्ड कर जा रहा है, नीचे ग्राउंड वाटर मेंटेन कर रहा है चॉक के साथ। ड्रेनेज सॉइल वाटर चॉक एंड यूजुअली, देखो सॉइल से पूछ लिया क्वेश्चन। एंड पीएच चॉक का क्या होता है, अल्कलाइन होता है, सो वाटर इज द प्रोक्लेमिनेटिंग एंड दिस इज द टिपिकली हार्ड एंड हाई कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्म से होता है चॉक बनता है, आप जानते हैं। क्ले एंड वाटर के साथ परमिएबिलिटी की बात करेंगे तो क्ले इज वेरी इम्प्रीमेबल, ठीक है, क्ले वो इम्प्रीमेबल होता है, परमिएबल नहीं होता है, वो कम होता है, वाटर डज नॉट पास, इसलिए ग्राउंड वाटर मेंटेन नहीं होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक होता है, जस्ट लाइक आप देखेंगे ब्लैक सॉइल के साथ केस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड सी इज हियर 48 एंड द ऑप्शन नंबर सी इज हियर। ओनली वन इज द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 भी है क्या, 1 2, हाँ 3 भी है। क्ले इज नॉट इज द पोरस, है ना, क्ले पोरस की बात नहीं करते, ये तो मैंने अभी दिख दिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर जो आपका है इसमें सी है, ओनली वन इज स्टेटमेंट 2, है ना, एंड 3 इज करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 को, ठीक है, परमिएबल और नॉन परमिएबल। वेरी बढ़िया क्वेश्चन, यहां पे आपको दे दिया है कौन परमिएबल है, कौन नॉन परमिएबल है, इम्परमिएबल है, और यही स्टेटमेंट का 2 क्वेश्चंस आपको यहां पे पूछ लिया है, दोनों सही है, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार के यूपीएससी के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाला गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। सिंपल पूछ लिया कि भाई जो यहां पे एटमॉस्फेयर है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर जो है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा, एवरीवेयर एंड ऑन द अर्थ सरफेस पे, ये पूछा है। एंड द हीट, दूसरा है हीट अब्सॉर्ब एंड द ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन द प्लैनेट द एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे जो हीट अब्सॉर्ब एंड ट्रैप्ड कर रहा है ये एटमॉस्फेयर ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली गुड एंड अब्सॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। आपको पता है कि जो सोलर रेडिएशन आते हैं, जो भी सन के रेडिएशन, हीट थी में मैंने पढ़ाया था, सन का जो रेडिएशन है जिसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, और ये आता है इंटर करता है, तो इसके पास क्या होता है, जो कार्बन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है एरोसोल एटमॉस्फेयर से क्रॉस कर जाता है डायरेक्टली, बट जब रिवर्स होता है तो इसको ओपेक कर लेता है, ठीक है, तो हॉट कर देता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड वेल बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो सही ही है। एंड नेक्स्ट हीट अब्सॉर्ब ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, ये अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये पर्टिकुलरली गुड होता है एब्जॉर्बिंग ट्रैपिंग रेडिएशन, जो ट्रैप करता है रेडिएशन को, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जाता है इसको ट्रैप कर देता है। तो ये सारी चीजें आपका स्टेटमेंट एकदम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन थे, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छा तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 49 के बाद हमारा डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा एकदम फैक्चुअल पूछा है, और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में आप 60 हो गया, 96 जो क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं कि 90 ये जो क्वेश्चन है 96 का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, टाइम जोन से पूछ लिया है। देखो क्या पूछा है,
यहाँ पे पूछा है 96, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो हाउ मेनी द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन, जिसका 4 और 4 से अधिक टाइम जोन है वो टाइम जोन आपको बताना है। तो इसमें टाइम जोन तो आपको मैंने बताया था कि जिस जिस देश का टाइम जोन, जैसे इंडिया का 82.5 डिग्री का जो आपका लाइन है वो टाइम जोन हमारा है, जिसको हमारा गुजरात और हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो 2 घंटा का डिफरेंस है उसको मैनेज करता है, एक ही टाइम जोन इंडिया का है। वैसे ही हमारा यूनाइटेड किंगडम का कितना टाइम जोन है, एक टाइम जोन है यूके का, ठीक है। डेनमार्क का टाइम जोन कितना है, तो इसका 6 टाइम जोन है, ये आपको बता दे रहा हूं, फैक्चुअल है। न्यूजीलैंड का टाइम जोन कितना है, तो 1 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन 4 है, ब्राजील का 4 है। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि जो 4 है और 4 से अधिक जो है टाइम जोन, वो आपके 3 है। वो कौन कौन सा है, तो आपका डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, यानी ओनली 3। आप देख सकते हैं टाइम जोन जाकर के इसका, और ये रहा आपका टाइम जोन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। एकदम सिंपल जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे तो अच्छा होगा। और डिस्कस में इसलिए भी रहा था कि यूके का 2023-24 में आप देखेंगे कि ये डिस्कशन टाइम जोन को लेकर के एक बार मीटिंग हुई थी, और ये आर्टिकल्स भी छपा था, बहुत दिन पहले की बात है, ठीक है, पिछले साल की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हैं। एंड नाउ इस क्वेश्चन बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 97, एंड द क्वेश्चन नंबर 97 इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, एंड द वेरी डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ द टाइम जोन इंटरनेशनल टाइमलाइन, इंटरनेशनल डेटलाइन से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है एंडियास एंड इन सर्बिया, ठीक है, सर्बिया कहां पे, रशिया का पार्ट है, एंड द नोम्स in the Alaska are the few kilometer from each other where the people are walking and the getting set is the breakfast in the cities it would be different days, है ना। ये कह रहा है कि हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और वहां से वॉकिंग करके चले गए, तो उस लाइन को क्रॉस करके, दैट मींस वहां पे आप करेंगे क्या, तो उस सिटीज को डिफरेंट डेज, वहां पे आप दूसरा दिन मना रहे हैं, ठीक है। व्हेन इट द मंडे, अगर ये मंडेज एंडियाज में है, ठीक है, एनाइडर में है, ठीक है, यानी सर्बिया में है, तो ट्यूसडे को आप क्या नोम्स में रहेंगे या अलास्का में रहेंगे। तो ये ऑप्शंस जो है इसमें थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि यहां पे तो आपका एक दिन तो डिफरेंट होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप देखोगे, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, आप इसको क्लियर समझ जाओगे। इसका क्वेश्चन इंटरनेशनल डेटलाइन का, देखो इंटरनेशनल डेटलाइन यही है, देख रहे हो, अपने देश जो है, अपना अपना कंट्री जो है, अपने अकॉर्डिंग ये टाइम जोन सेट किया है। देखो ये जिगजैग फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, देखो यहाँ पे कुछ आइलैंड है, और इसको अपने अकॉर्डिंग ये सेट किया है, ठीक है। हम ईस्ट में सहेंगे से, आपको पता है कि ये जो टाइम जोन पॉजिटिव होता है ईस्ट में और नेगेटिव होता है वेस्ट में, यानी ईस्ट के साइड में हमारा जो ये है वो ईस्ट में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हो 1 जनवरी, तो 24 घंटे सिर्फ ये लाइन क्रॉस करोगे और यहाँ पे रात के 12 बज गए, तो यहाँ पे आपका एक दिन पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया आपसे कि अगर आप इस डायरेक्शन में हो और यहां से, ठीक है, यहां से अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो, इस दिशा में आते हो, तो टाइम जोन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। तो यहां पे आपका दिया हुआ है, आपका कौन सा है, मंडे, ठीक है, यहां पे दिया है ट्यूसडे, ठीक है। तो क्या मंडे आपका है और यहां जाएंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इस लाइन को जैसे क्रॉस करेंगे यहां पे नेगेटिव होगा, दैट मींस यहां पे संडे होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे रॉन्ग होता है, और ये स्टेटमेंट जो है आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे जो बनता है वो आपका ओनली 1, यानी ए ऑप्शन सही है, यानी एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहां पे संडे होगा, क्योंकि आप ईस्ट के साइड से वेस्ट में जा रहे हो तो एक दिन डिक्रीज करेगा, दैट मींस मंडे से ट्यूसडे नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका संडे हो जाएगा, सॉरी हाँ संडे हो जाएगा, मंडे से संडे हो जाएगा। दैट मींस ये स्टेटमेंट अगर संडे दिया हुआ रहता तो ये भी स्टेटमेंट सही था। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ज्योग्राफी का। तो ये हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन था। ज्योग्राफी का सेक्शन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, एनालिसिस किया क्वेश्चन पे, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते थे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आप 3-4 क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आपको सोचना था, लेकिन और सब क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हैं, कंसेप्चुअल, बेसिक, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये आपको बताता है कि 2026 की तैयारी में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी कितना बेहतर कर सके। तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट एनवायरनमेंट के सेक्शन में, और एनवायरनमेंट के सेक्शन में मैं आपको वो डिटेल्स, फिर वही जो 13 से 14 क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट के पूछे गए वो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि इजी है, बट एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल
क्रिटिकल है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी बनाया है, और इसलिए यूपीएससी हमेशा बैलेंस चाहती है यूपीएससी एस्पिरेंट से आंसर, और ये आप लोग जितना अच्छी तरीके से दे सके वो बेहतर होगा आपके लिए, या दिए हैं तो बहुत बेहतर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।